पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया MHI 04 भारत में राजनीतिक संरचनाएं 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी। जगह जगह आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, कह रहा होगा कि 18th सेंचुरी पॉलिटिकल डिबेट पर लिखो, 18th सेंचुरी में स्टेट फॉर्मेशन के रिगार्डिंग लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आना चाहिए, ये बार बार 18th सेंचुरी क्यों नहीं 17th सेंचुरी, क्यों नहीं 16th सेंचुरी, क्यों नहीं 10th सेंचुरी, क्यों नहीं 21st सेंचुरी? 18th सेंचुरी पर इतना एम्फेसिस क्यों दे रहा है हिस्ट्री? सबसे पहला क्वेश्चन तो माइंड में ये आना चाहिए। फिर ये 18th सेंचुरी है क्या, कौन से डेट के बारे में बात कर रहे हैं, ये कब की अवधि है, कब का टेन्योर, कब का टाइमलाइन है? ये तो 18th सेंचुरी का सीधा मतलब ये है कि 1701 से 1800 के बीच में जो भी इतिहास में घटनाएं हुई हैं उसके रिगार्डिंग हमको पढ़ना है। पहली चीज तो डेट का टाइमलाइन को लेकर किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2001 से लेके 2100 तक, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 18th सेंचुरी है 1701 से 1800। 18th सेंचुरी का मतलब ये नहीं हुआ कि 1801 से शुरू करोगे, ठीक है। अकबर वॉज रूलर ऑफ इंडिया इन 16th सेंचुरी। तो कहने का मतलब है ये सेंचुरीज को लेकर डेट बहुत ही स्पेसिफिक माइंड में एकदम सेट होना चाहिए। तो जब भी हम 18th सेंचुरी के रिगार्डिंग इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इतिहास की वो तमाम घटनाएं जो 1701 से 1800 के बीच में इस सन के दौरान हुई हैं। अब क्वेश्चन उठता है, भैया ऐसा क्या घटना हो गया कि पूरा किताब में 18th सेंचुरी करके चैप्टर घुसा दिया गया है? देखिए 18th सेंचुरी से सीधा तात्पर्य यह है, इतिहास में कोई भी डायनेस्टी होती है, कोई भी रूलर होता है, कुछ समय तक डायनेस्टीज स्मूथली चलते हुए आती हैं। मनुष्य के जीवन में भी ये सारी चीजें होती हैं। ये घटनाएं हमको हर जगह देखने के लिए मिलती हैं। भारत में आजादी के बाद कुछ सरकारें हैं स्मूथली चलते हुए आती हैं, कुछ राजा हैं स्मूथली चलते हुए आते हैं। बीच में एक टेन्योर आता है जहां पर पूरा पॉलिटिकल टर्मोइल मच जाता है, उस कंट्री में सब एकदम जो है पूरा उथल पुथल हो जाता है। फिर वहां से एक देखेंगे कि फिर वहां से एक नई राजनीतिक विचारधारा, नई राजनीतिक धारा शुरू होती है। तो ये जो 18th सेंचुरी है ना, ये जो हिस्ट्री का टर्मोइल वाला फेज है वो यही फेज है। यहां पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि हम मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत में एंटर कर रहे हैं। इसके पहले जो हिस्ट्री है वो मेडिवल इंडिया है, इसके बाद जो हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया है। 1800 के बाद आप देख रहे हैं कि अंग्रेज भारत में के अंदर पूरी तरह घुस चुके हैं, वो कोलोनाइजेशन इंडिया में देखने के लिए मिल रहा है। अंग्रेज इंडिया को धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि इसके पहले तक यहां तक जो था चीजें बहुत स्मूथ चली आ रही थी। जैसे कि जब हम मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत कंफ्यूज नहीं होना होता, हमको सीधा समझ में आता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, हम ऐसे कर कर बढ़ते रहते हैं और हमें कंफ्यूजन नहीं होता, बहुत स्मूथली बढ़ते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही औरंगजेब मर गया, तो औरंगजेब के मरते ही तो ऐसा तो हुआ नहीं कि ब्रिटिशर्स पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। उनको ये कब्जा करने में 100 साल लगा, लेकिन औरंगजेब जैसा स्ट्रांग रूलर जैसे ही इंडिया से थ्रोन पर नहीं रहा, और औरंगजेब की जो फॉल्टी पॉलिसीज थी, औरंगजेब की घटिया नीतियों के कारण जो है देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको तो बहुत नुकसान पहुंचा ही था उस वक्त। प्लस तमाम छोटे बड़े राजा औरंगजेब से एकदम हॉस्टाइल हो गए, एकदम लड़ाई की मुद्रा में रहते थे। औरंगजेब की जो नीतियां थी कुछ उस तरह हो गई थी। तो औरंगजेब के जाने के बाद सब बहुत केओस मच गया। केओस मचने से क्या हुआ, एक जो बहुत बड़ा भारत था, एक अखंड भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और वो जो टुकड़े बने वो मेजॉरिटी ऑफ देम 18th सेंचुरी के समय ही हुआ है। तो एक एक करके थोड़ा हम समझेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। तो 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस को हम देखेंगे। ये आपका MHI 4 की जो बुक आई होगी उसमें आप देखेंगे ये 18th सेंचुरी वाला टॉपिक कई जगह मिलता है। एक ब्लॉक 3 में मिलेगा, एक ब्लॉक 4 में मिलेगा, एक ब्लॉक 6 में मिलेगा। 18th सेंचुरी सक्सेसर स्टेट्स, 18th सेंचुरी पॉलिटीज, 18th सेंचुरी सक्सेसर स्टेट्स फिर से होगा। तो क्या है यहाँ पर ना, मैं आपको टॉपिक स्पेसिफिक नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि पहले यूनिट 11 समझा रहा हूं, जैसे मैं एक एक यूनिट पकड़ के समझाता हूं, यूनिट 12 समझाऊंगा, यूनिट 22 समझाऊंगा, नहीं, ये आप खुद से पढ़ेंगे। मैं बस क्या कर रहा हूं, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, 18th सेंचुरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, 18th सेंचुरी को पढ़ते समय जो हमको अपने बुद्धि को, अपने दिमाग को जो हमें मार्गदर्शन देना है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए,
उन बातों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इन जनरल। जो कुछ भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है ये मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, ना कि इग्नू की बुक से, सो दैट आप 18th सेंचुरी एग्जैक्टली समझ लें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि जब आप अपनी इग्नू का बुक खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई 18th सेंचुरी में चल क्या रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्या है, उसको कैसे पढ़ना है। बाकी बहुत से स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं सर डेली बाइट्स पर एमए हिस्ट्री का वीडियो लेक्चर देखने को नहीं मिल रहा है, भाई पिछले 3-4 वीडियो लेक्चर्स में मैंने बता दिया ना कि ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस पे एमए हिस्ट्री का लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो अब मतलब क्या स्वर्ण पत्र पर लिख कर देंगे तब मानोगे, कि तभी सब्सक्राइब करोगे, इसी वाले पर आओगे, डेली बाइट्स पर ही रहेगा तभी देखोगे, यहाँ पर इस चैनल पर मिलेगा तो नहीं देखोगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो आम खाइए गुठली मत गिनिए आप, ठीक है। तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर नेक्स्ट एमए हिस्ट्री अपडेट्स। बाकी के इग्नू एमए हिस्ट्री के सभी अपडेट्स के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो 18th सेंचुरी का मतलब हो गया 1701 से 1800। उस समय मुगल डायनेस्टी के सबसे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर औरंगजेब, ही डाइड इन 1707। इसके बाद जो भी मुगल रूलर्स आए बहुत ही वीक थे। तो एक बार देख लेते हैं कि औरंगजेब ने कितना ज्यादा जो है एक्सपेंशन कर दिया था। ये जो औरंगजेब के डेथ के टाइम जो है ये इंडिया का पूरा आप टेरिटरी देख रहे हो, लेकिन है क्या ना, औरंगजेब ने ये जो एक्सपेंशन किया था, क्या ये एक्सपेंशन अकबर के टाइम नहीं हो सकता था? हो सकता था, बिल्कुल अकबर भी ऐसा कर सकता था। लेकिन अकबर और औरंगजेब में क्या डिफरेंस है कि अकबर जो है सभी राजा से संधि करके चलता था, टाइज कर रखा था। कहने का सेंस है कि आप बैठ के दिल्ली में रूल कर रहे हो, तो उस जमाने में दिल्ली से दौलताबाद हैदराबाद यहां आने में 3 महीने लग जाते थे। तो अब मान लो एक दिन राजा चला और पूरा सबको हराते हुए यहां तक कब्जा कर लिया, तो अब दिन भर तो यहीं रहोगे नहीं, फिर लौटना भी तो है तुमको दिल्ली। जब तुम दिल्ली लौट जाओगे तो यहाँ लोकल एरिया में जो तुम्हारे जमींदार है, साहूकार है, ये सब क्या करेंगे, ये अपने आप को फिर इंडिपेंडेंट करने लगेंगे। जो तुम्हारे मनसबदार हैं ये सब फिर अपने आप को आजाद करने लगेंगे। तो अकबर क्या करता था, उसके टाइज थे, मतलब सबसे संधि कर लेता था। लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, हम भाई मेजॉरिटी एरिया रूल कर रहे हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ेगा तो हम तुम्हारी मदद में आ जाएंगे, तुम हमारी मदद में आ जाना, और दोनों एक दूसरे को सामंजस्य बना के सत्ता चला रहे थे। लेकिन औरंगजेब की खराब नीतियों के कारण क्या हुआ कि औरंगजेब जगह जगह अटैक करना, ये करना, इन सारी चीजों से औरंगजेब के मरते ही जो छोटे छोटे तमाम मनसबदार थे वो सब अपने आप को अलग करने लगे। वो देखें कि दिल्ली कमजोर हो गया है, तो अब वो सब के सब जो है अलग होने लगे। तो अलग होने की प्रक्रिया में बंगाल को हमको बहुत विशेष रूप से समझना है, क्योंकि बंगाल वन ऑफ द रिच और इंपॉर्टेंट प्रोविंस था। फिर हमें हैदराबाद समझना है, निजाम ऑफ हैदराबाद के बारे में हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर लखनऊ वाला जो एरिया है, अवध जिसको हम कहते हैं, इसके रिगार्डिंग हमको पढ़ना है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे मुगल्स के समय, जिसमें मनसबदार यहाँ के इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया या अलग कर लिया। तो ये है मैप औरंगजेब जो लास्ट रूलर था उसके समय। उसके बाद धीरे धीरे अंपायर डिसइंटीग्रेट हो गए, छोटे छोटे आप देखेंगे कि रीजनल रूलर्स बन गए। अब हम एक एक करके समझते हैं द क्राइसिस ऑफ द अंपायर एंड द लेटर मुगल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि औरंगजेब के मरने के कारण दूसरा चीज औरंगजेब इतना ज्यादा मिलिट्री कैंपेन कर रहा था। जब होता क्या है कि आप बहुत ज्यादा युद्ध में इन्वॉल्व रहते हैं तो होगा क्या कि आपके खुद के रिसोर्सेज भी खत्म होते हैं ना। मान लो मैं किसी व्यक्ति से लड़ाई करूं, मान लो कि मैं जीत भी जाऊंगा, उसके बाद भी ऐसा तो है नहीं कि ये मेरे हाथ से डायरेक्ट मर ही जाएगा, ये भी मुझे डैमेज पहुंचाएगा। तो कहने का मतलब है कुछ चोट तो मुझे भी लगेगा ना। तो भाई अगर मेरा घर, मैं अमीर हूं, मेरा घर बड़ा है, तो मुझे ध्यान रखना होगा अपनी चीजों को कि मुझे मतलब औने पौने किसी से भी जाके नहीं लड़ाई करना है। औरंगजेब के टाइम में यही हो रहा था, वो सबको एकदम तलवार के दम पर लड़ाई करना, ये सारी चीजें। तो इससे इसका खुद का नुकसान हो रहा था। फाइनेंशियल रिसोर्सेज अंपायर के इतने ज्यादा डिप्लीट हो गए थे कि जहां सभी किसी एरिया में गया इसने कब्जा किया, ठीक है, तो जितना देर तक ये वहां है वहां सब इसकी सुन रहे हैं, जैसे ही ये वहां से गया उसके बाद फिर से बगावत शुरू। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। फिर हम देख रहे हैं इट बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर्स टू कीप चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार्स। अब औरंगजेब सत्ता में इतने दिनों तक बैठा रहा ना, एकदम 70-80 साल का बुजुर्ग हो गया, तो तब तक सत्ता में वो बैठा हुआ था। और आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है कि जो मनसबदार थे, जो लोकल लोकल जो जिस एरिया के जो उसके मंत्री कह लीजिए, जो बंगाल के को मनसबदार थे या अवध के थे, जो हैदराबाद के थे, ये सब अपने आप को धीरे धीरे करके मजबूत कर रहे थे। तो औरंगजेब के मरते ही जो लेटर मुगल्स आए, जो बाद के मुगल बादशाह हुए, वो बहुत ही
कमजोर थे। तो उनके कमजोर होने के कारण क्या हुआ कि ये जो तमाम मनसबदार, गवर्नर, सूबेदार, ये सब क्या करने लगे, अपने आप को धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट करने लगे। बाकी का राजा केवल युद्ध में इन्वॉल्व है, तो जो आम जनता की समस्याएं हैं वो देख ही नहीं रहा है। तो पीजेंट एंड जमींदारी, किसान, ये लोग भी आंदोलन वगैरह करने लगे। फिर उसी समय क्या हुआ कि 1739 में नादिर शाह ने इंडिया को अटैक कर दिया। दिल्ली पर जो है मुगल बादशाह था अहमद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, उसको उसने जो है बहुत ही ह्यूमिलिएट किया। फिर आप देखते हो कि अहमद शाह अब्दाली आया, पानीपत मूवी आप लोगों ने देख रखा होगा। अहमद शाह अब्दाली इंडिया को इन्वेट करता है, इसने भी इंडिया को बहुत डैमेज पहुंचाया। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सब की सब 18th सेंचुरी में ही हो रहा है। इसीलिए 18th सेंचुरी के रिगार्डिंग पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। प्लस मुगल्स में भी क्या हुआ था कि रूलर्स दो फैक्शंस में बट गए थे। रूलर्स कह रहा हूँ, नोबल्स, जो इनके जो खास खास मंत्री थे, वो दो अलग अलग हिस्सों में बट गए थे, ईरानीज एंड तुरानीज। अब किसी को ऐसा लग सकता है कि यार ये क्या मतलब हुआ कि नोबल्स दो हिस्से में बट गए थे। यार ये सिंपल सा आसान से भाषा में समझ लो कि मान लो अंबानी जो है, ठीक है, मान लो अंबानी है। अब अंबानी क्या करे, अंबानी को जाना हो यूरोप में बिजनेस करने, तो अब अंबानी अकेले तो जाएगा नहीं डील करने। ये क्या करेगा, इसके जितने भी इंडिया में मैनेजर्स हैं सबको लेके जाएगा। तो कुछ मैनेजर साउथ इंडिया के होंगे, कुछ मैनेजर बंगाल के होंगे, बंगाली लोग होंगे, कुछ मैनेजर नॉर्थ इंडिया के होंगे, कुछ नॉर्थ ईस्ट से होंगे। अब जब ये यूरोप में जाएगा, अब मान लो वहां पर अंबानी न रहे, वहां पर इसका बिजनेस डेलीगेट चला गया और वहां से किसी कारण पर अंबानी नहीं है, लीडर नहीं है इनका। तो जब लीडर नहीं रहेगा तो क्या होगा, बंगाली लोग जितने बंगाली एक्सेंट में बात करते रहेंगे, ये देखोगे कि ये ज्यादा एक दूसरे से आपस में जुड़ रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं। जो साउथ इंडियन है देखोगे आपस में ज्यादा दोस्ती यारी कर रहे हैं। अब इसमें हुआ कि भैया ठीक है, ये जो नया टीम बना इसको लीड कौन करेगा। तो होगा क्या कि इन सब में से क्या चाहेंगे, साउथ इंडियन चाहेगा कि हमारे साइड का कोई लीडर हो, बंगाली चाहेगा हमारे साइड का हो, नॉर्थ ईस्ट वाला चाहेगा हमारे साइड का हो, नॉर्थ इंडियन चाहेगा हमारे साइड का हो, दिल्ली वाला चाहेगा हमारे साइड का हो, ताकि हमारी बातें सुनी जाएंगी। तो ये ऐसा कब होगा, जबकि जब कोई स्ट्रांग लीडर नहीं रह गया है। तो यहाँ पर यही हो रहा है कि अब जो मुगल्स के जो नोबल्स हैं, जो मंत्री हैं, वो ईरानीज तुरानीज अलग अलग फैक्शंस में बट गए हैं। तो बाद में जो भी लेटर मुगल्स आ रहे हैं, जो वीक रूलर्स आ रहे हैं, जो कमजोर मुगल बादशाह आ रहे हैं, ये बस उनको कुर्सी पर बैठा रहे हैं एज अ पपेट कि भाई तुम लीडर बन जाओ, करेंगे हम अपनी वाली मनमानी। तो कहने का सेंस है कि राजा इतना कमजोर हो सकता है, ये हो गया है कि मंत्री सब जो है अपने आप इंडिपेंडेंट वे में बिहेव कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। ये थोड़ा आपका सिलेबस सेंट्रिक है, इग्नू जिस पर काफी फोकस करता है। तो यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है कि तीन अलग अलग तरह के ओवरलैपिंग ग्रुप्स फॉर्म हो गए। तीन अलग अलग तरह के रूलर्स थे, तीन अलग अलग तरह के कह लीजिए मंत्री थे या नोबल्स थे जो मुगल्स के साथ मिल के काम करते थे। ये लोग अलग होने लगे। सबसे पहला तो जो मुगल प्रोविंस था, अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये अलग होने लगे। तो इनके रिगार्डिंग हमको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे अकबर के समय राजपूत से मैट्रिमोनियल टाइज था, राजपूत से बहुत अच्छे टाइज थे, ये भी बिगड़ गया औरंगजेब के समय। उसके बाद मराठा, सिख, जाट, ये लोग उभरने लगे। ये आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, इसको मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा अवध, बंगाल और हैदराबाद, जो न्यू स्टेट फॉर्मेशन में हुआ। तो ये सब बेसिकली ओल्ड मुगल प्रोविंस ही थे, हैदराबाद, अवध और बंगाल। हैदराबाद, अवध और बंगाल के रिगार्डिंग समझाने से पहले एग्जाम में आंसर लिखते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि इन स्टेट्स का फॉर्मेशन कब हुआ, इन स्टेट्स का फॉर्मर कौन है, अवध का कौन है, बंगाल का कौन है, किसने इन राज्यों को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घोषित किया, उनके रिगार्डिंग थोड़ा आप पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हैदराबाद में हमें देखने के लिए मिलता है कि द स्टेट वाज फाउंडेड बाय निजाम उल मुल्क असफ जहां। द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर फारूक शियार। अब उस समय जो लेटर मुगल था फारूक शियार, एक कमजोर राजा, उसके राज्य में या फिर कह लीजिए उस मुगल डायनेस्टी में ये इनके एक पावरफुल मिनिस्टर है निजाम उल मुल्क असफ जहां। ये डेक्कन में जाता है, साउथ में जाता है यहाँ पर। तो ये कह लो कि ये लोग यहाँ के गवर्नर हैं, रीजनल मैनेजर हैं, कुछ इस तरह की बात समझ लीजिए। आपकी दिल्ली में अंबानी बैठे हैं, अंबानी के 4 मंत्री हैं, 4 मैनेजर हैं। अब हो क्या कि अंबानी के घर में लड़ाई हो जाए, अंबानी का परिवार ही नहीं संभल रहा, तो अंबानी का परिवार नहीं संभलेगा तो रीजनल मैनेजर क्या करेंगे। यहाँ पर जो मैनेजर बैठा है ये अपनी मनमानी करेगा, यहाँ पर जो मैनेजर बैठा है वो अपनी मनमानी करेगा, यहाँ पर जो मैनेजर बैठा है ये अपनी मनमानी करेगा, ऊपर से जो ऑर्डर आएगा वो सुनेंगे ही नहीं ये लोग। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत समझने वाली बात यह है
कि अगर ये लोग स्वतंत्र तरीके से बिहेव कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट किंगडम बना लिए हैं, ऐसा नहीं है कि रिलायंस यहाँ पर दिल्ली में बैठा हुआ है, तो रिलायंस का जो रीजनल मैनेजर बंगाल में बैठा है, इसने क्या किया कि रिलायंस को एक अलग कंपनी बना लिया, रिलायंस से एक हिस्सा तोड़ के इसने मान लो कुछ एक अलग कंपनी बना लिया हैदराबाद, ठीक है। तो मान लो कि रिलायंस से अलग होके इन्होंने एक कंपनी बना ली हैदराबाद, ऐसा नहीं हो रहा है। रिलायंस से जुड़े हुए हैं, बस कर क्या रहे हैं, जो केंद्र में जो बैठा हुआ है रिलायंस, उससे हम सुन नहीं रहे हैं, उसकी बात हम नहीं सुन रहे हैं, कुछ इस तरह का। तो वैसा ही यहाँ पर है, ये हैदराबाद है, ये बंगाल है, ये अवध है, ये लोग ऐसा नहीं है कि सेपरेट किंगडम बना लिए हैं, जुड़े मुगल बादशाह से ही हुए हैं। आदेश जो है, जो फाइल पर जो सिग्नेचर हो रही है, वो कर मुगल बादशाह के नाम से ही रहे हैं, काम रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही कर रहे हैं, बस इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मतलब उनकी सुन नहीं रहे हैं, ठीक से अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ स्टेट फॉर्मेशन में हो रहा है कि हैदराबाद, अवध, बंगाल वाले क्या कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट वे में बिहेव कर रहे हैं। तो आप जब अपनी बुक खोलोगे इग्नू की, तो वहां पर आपको यही बातें लिखी हुई मिलेंगी कि हैदराबाद का जब स्टेट फॉर्मेशन हो, जब आप इसको इंडिपेंडेंट कर लोगे, स्वतंत्र रूप से काम करोगे, तो आपको सभी इकाइयों को नए तरीके से बनाना होगा। क्योंकि मान लो आप ना रीजनल मैनेजर हो और आपने हैदराबाद को रिलायंस से जो है अलग करके काम कर रहे हो, आपके बाकी के और भी तो बहुत सारे छोटे एम्प्लॉय हैं जिनका ओबीडियंस अंबानी की तरफ है, तो आप इन सबको अपने वश में कैसे लाओगे, अपने लिए काम कैसे करवाओगे? तो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाओगे। तो वही आपकी बुक में जगह जगह सवाल पूछा होगा कि हैदराबाद, बंगाल, अवध, यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी प्रकार अवध का फॉर्मेशन देखेंगे किसने किया था, बुरहान उल मुल सादत खान। अब ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मेशन करने गया तो ये लोग लड़ाई कर लिए मुगल डायनेस्टी से और इन्होंने अलग से बना लिया, नहीं, मुगल्स के घर में खुद ही लड़ाई चल रही है, मुगल्स आपस दिल्ली में लड़ रहे हैं। अब भाई ये अवध के मैनेजर हैं, अवध के मनसबदार हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट वे में बिहेव करा रहे हैं। यहाँ पर भी एक कमाल की खास बात देखने वाली बात ये है, बिजनेस में भी आप देखते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है और क्या कहते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, सबका मैनेजर एक ही आदमी नहीं होता है। यहाँ पर यही प्रॉब्लम हो गई। यहाँ आप देखोगे ना कि मुगल बादशाह क्या कर रहे हैं बाद के फेजेस में, एक ही व्यक्ति को सूबेदारी भी दे रहे हैं कि जाओ भैया तुम पॉलिटिकल मुद्दे भी देखो, दीवानी भी दे रहे हैं, आर्थिक मुद्दे भी देखो, फौजदारी भी दे रहे हैं, मिलिट्री मैटर्स भी देखो। तो अब कहने का सेंस ये है भैया, एक एरिया में अगर मान लो किसी एक एरिया का मुझे पॉलिटिकल पावर भी दे दिया गया, फाइनेंशियल भी दे दिया गया, मिलिट्री भी दे दिया गया, तो फिर हम तुम्हारी सुनेंगे क्यों? हम इसको इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं घोषित कर लेंगे, अपने आप को राजा बना लो, यहाँ का इंडिपेंडेंट घोषित कर लो। तो ये सिंपल सा फंडा है, यही ये लोग राजा लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए ये है दिल्ली। दिल्ली क्या है, कहने के लिए दिल्ली दिल्ली रह गया कि भैया पूरे देश को ये कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, इनके रीजनल मैनेजर्स इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं। अवध वाला अपने आप को अलग अलग कर रहा है, बंगाल अलग कर रहा है, हैदराबाद अलग कर रहा है, राजपूत अलग परेशान कर रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं। फिर इसी तरह आप देखोगे जाट्स अलग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं अपने आप को, सिख अलग हो रहे हैं, मराठास अलग हो रहे हैं। तो आपके सिलेबस में बेसिकली हमको अवध, बंगाल और हैदराबाद इनके रिगार्डिंग हमको समझना है। फिर हम ऐसे ही देख रहे हैं बंगाल। बंगाल जो है मुर्शीद कुली खान के समय who was appointed as नायब deputy to the governor of the province, although he never a formal subedar, Murshid Quli Khan very quickly seized all the power that went with the office, like the rulers of Hyderabad and Awadh. He also commanded the revenue administration of the state. कहने का मतलब है नायब हो, अब रेवेन्यू भी तुमको मिलने लगा, तो एक तरह से मिलिट्री भी कंट्रोल कर रहे हो, रेवेन्यू भी कंट्रोल कर रहे हो, जब सब कुछ कंट्रोल ही कर रहे हो तो इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा बहुत नायाब नहीं हो रहा है कि क्या ही इन्होंने कर दिया, ये सारी बातें हमको समझ में आ रही हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 18th सेंचुरी में दिल्ली में जो रूलर बैठा रहा होगा उसको भी सब कुछ समझ में आता रहा होगा कि क्या चल रहा है। हाँ, उसको समझ में आ रहा था, उसको दिख रहा था ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन इतना कमजोर और अशक्त हो चुका है वो व्यक्ति कि ये सब इतना बड़ा देश कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें इतनी मजबूत नहीं थी। तो ये सभी लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बिहेव कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट इन्होंने किंगडम बना लिया। तो दिस विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर, जो आपके इग्नू के सिलेबस में है। थोड़ा सा मैं आपको आगे और समझा दे रहा हूं, जो लोग कुछ एनसीईआरटी से चीजों को समझना चाह रहे हैं और टॉपिक्स को और थोड़ा डीप में समझना चाह रहे हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो फॉर्मेशन हुआ हम देखें कि हैदराबाद बन गया, अवध बन गया, बंगाल बन गया।
तो क्या हैदराबाद, अवध, बंगाल इतने में ही भारत कंप्लीट हो गया? नहीं, ये इतना ही तो है, हैदराबाद, अवध, बंगाल, बस। साथ में और भी कई स्टेट फॉर्मेशंस हो रहे थे, ये आपके इग्नू के सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं थोड़ा कवर कर दे रहा हूँ। वतन जागीर शब्द राजपूत, राजपूत का बहुत अच्छा टाई था मुगल से। इनफैक्ट मैट्रिमोनियल टाइज थे। अकबर के समय आप देखेंगे कि राजपूत और मुगल्स एक ही साथ काम करते थे, एक ही साथ जो है चीजों को चला रहे थे। बाद में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही दिल्ली का रूलर कमजोर हो रहा है और औरंगजेब जो है, औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ था ना कि जो राजपूत अकबर से फ्रेंडली वे में सब कुछ चल रहा था, आप देखोगे कि औरंगजेब के टाइम में बहुत ही हॉस्टाइल हो गया, आपस में बहुत जो है तनातनी खींचतान बढ़ गया। तो औरंगजेब के मरते ही ये राजपूत रूलर्स भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लगे। और आप देखोगे ना यहाँ पर ये बड़े बड़े फोर्ट बनाने लगे। क्या करोगे कि जैसे मान लो राजस्थान वाले एरिया में गए तो वहां पर होगा क्या, चोटी पर, ऊंचाइयों पर, यहाँ मान लो इतना प्लेन एरिया है तो इतने पे फोर्ट बना लिए। तो इस तरह आप देखोगे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है तो ये लोग ऊपर ऊपर जाकर जो है फोर्ट बना रहे हैं। फोर्ट बनाने का मतलब क्या होता है? उस जमाने में जब तुम फोर्ट बनाने के बारे में सोच रहे हो ना, तो इसका मतलब ये हो गया एक तरह से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए सोच रहे हो, इंडिपेंडेंट करने के लिए सोच रहे हो, नहीं तो तुमको मिलिट्री फोर्ट बनाने की क्या जरूरत है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज समझना, फोर्ट और पैलेस में अंतर है, ठीक है। फोर्ट जो है बेसिकली मिलिट्री पर्पस के लिए होता है, और पैलेस वो होता है जहाँ राजा रहते हैं। तो ये फोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आप फोर्ट क्यों बना रहे हो? मिलिट्री बेसिस है एक तरह की, क्यों बना रहे हो, क्यों बनाना है तुमको, किससे प्रोटेक्शन चाहिए जब दिल्ली में रूलर है ही तुम्हारे, उससे टाइज है जो तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए बैठा है। तो एक तरह से धीरे धीरे ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। और यहाँ फिर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि राजा जयसिंह जो था ये 12 साल तक लगभग गवर्नर रहा आगरा का। अब क्वेश्चन उठता है कि आगरा को इतना एम्फेसिस क्यों दिया जा रहा है। देखो, आगरा एक टाइम में मुगल्स का कैपिटल था। जैसे आज दिल्ली की इंपॉर्टेंस है देश में कैपिटल है, तो वैसे ही जो लगभग शाहजहां के समय तक जो है आगरा जो है मुगल्स का कैपिटल था। तो आगरा की आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि कोई आगरा को कंट्रोल करने लगेगा तो कितना ज्यादा उस बात से इंफ्लुएंस पड़ता है। और इसके बाद आप देखेंगे एनसीईआरटी कहता है सीजिंग इंडिपेंडेंस, एक तरह से कहने का मतलब कि आजादी ले नहीं रहे हैं, आजादी छीन रहे हैं। तो जब आप हैदराबाद के बारे में पढ़े, जब आप अवध के बारे में पढ़े, आप बंगाल के बारे में पढ़े, तो वहां पर हम आजादी छीनने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग पहले ही से सत्ता के साथ जुड़े हुए थे। वो कोई नए लोग नहीं थे जो सत्ता में आके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम यहाँ सीजिंग इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं तो ये नए लोग हैं जो सत्ता में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हैं सिख। आप देखोगे सिख कम्युनिटी अलग से राइज होती है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है मराठास। मराठास शिवाजी के समय अलग से राइज हो रहे हैं। इनका आप देखोगे कंटिन्यूअस लड़ाई चल रहा है मुगल से औरंगजेब के टाइम में। तो कंटिन्यूअस लड़ाई चलने से मुगल्स कंटिन्यूअसली वीक हो रहे थे। मराठास ने शिवाजी के टाइम में, तो औरंगजेब का जो है इतना नुकसान हुआ था, मतलब दे वर इन कंटिन्यूअस टसल फाइट। तो दोनों का बहुत नुकसान हो रहा था और औरंगजेब टाइज करने के बजाय इनसे उतना ही और ज्यादा लड़ाई में जो है इन्वॉल्व हो रहा था। तो उस समय हम देखते हैं कि मराठास अपने आप को एक सेपरेट स्टेट बना लिए हैं। उसी प्रकार आप देखोगे जाट, जाट जो है चूरमन के टाइम सूरजमल के अंडर, ये लोग भी अपने आप को सेपरेट स्टेट बना रहे हैं। क्वेश्चन उठता है कि जाट्स कब से इतने इंपॉर्टेंट हो गए उस समय। देखो, जाट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए थे, जो चिकन स्नैक कहा जाता है ना, एक तरह का कुछ हिस्सा ये वो पकड़े हुए थे बिटवीन द टू इंपीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा। आप समझ रहे हैं, ये है आगरा, ये है दिल्ली। और आगरा मुगल्स का पुराना कैपिटल है, दिल्ली नया कैपिटल है। इस बीच का ये जो छोटा सा एरिया है, इसको अगर एक विशेष कम्युनिटी के लोग जाट्स कंट्रोल करने लगेंगे तो एक तरह से दिल्ली और आगरा जो कैपिटल है, राजधानी वाला एरिया है, एक तरह से जाट्स कंट्रोल करने लगे थे। तो आप देखोगे कि पूरा 18th सेंचुरी में एकदम केओस मच गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल, हैदराबाद, मराठा, अवध, सिख, राजपूत सब आपस में अपने आप को फन्ने खा बना रहे हैं, सब अलग अलग स्टेट्स बन रहे हैं। और उसी समय क्या हो रहा है, हम लड़ाई में व्यस्त हैं। पश्चिम सभ्यता में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, औद्योगिक क्रांति हो गई और अंग्रेज भारत में आने लगे नए नए हथियारों के साथ, नए नए टेक्निक्स के साथ। और वो क्या देख रहे हैं कि ये सब आपस में लड़ रहे हैं। तो इसलिए ही कई बार इतिहासकार 18वीं शताब्दी को भारत का एक काला युग, डार्क एरा भी कहते हैं। ठीक है, अंधेरे का मतलब इंडियन हिस्ट्री में कहते हैं कि एक डार्क एरा है, एक अंधेरा युग है। क्यों? क्योंकि हम सब लड़ रहे थे और ये इधर से दूसरी लोग आ रहे हैं, उस खतरे को, अंग्रेजों को हम नहीं भाप रहे हैं।
फिर हमको ये भी देखने के लिए मिल रहा है, समझने के लिए मिल रहा है, बहुत इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नहीं, ये डार्क फेज नहीं है। जब भी बदलाव का कोई फेज आता है तो टर्मोइल होता ही है और उतार चढ़ाव होते ही हैं। तो भारत भी जो है मध्ययुगीन भारत से आधुनिक भारत की तरफ बढ़ रहा है, तो ये टर्मोइल, ये सारी चीजें एक बदलाव है। Thank you. This will be all for this lecture. God bless you all and have a nice day. Do subscribe to this channel.